जी, नमस्ते। आज नमस्कार। हमारे साथ में हैं हिंदी के वरिष्ठ कवि, कथाकार, साहित्यकार लीलाधर जगूड़ी जी। आज हम लोग ये हमारा सौभाग्य है इनफैक्ट कि हमें जगूड़ी जी की कविताओं की पहली किताब शंखमुखी शिखरों पर, यह किताब हमें प्रकाशित करने का मौका मिला। मैं बहुत अच्छा कविता का पाठक तो नहीं हूँ, लेकिन गद्य मेरे लिए एक बहुत पढ़ना मुझे व्यक्तिगत तौर पर पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। इस किताब से गुज़रते हुए जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, सबसे ज़्यादा पसंद आई, वो थी इसकी भूमिकाएँ, इसका आत्मकथन है, जिसमें जगूड़ी जी ने कहीं न कहीं अपने आप को पूरी तरीके से उड़ेल दिया, अपने आप को पूरी तरीके से प्रस्तुत कर दिया और बहुत ही बेलागी के साथ उसे एक नया-नया कवि है, वो कवि किस तरीके से कविता को जान रहा है, सीख रहा है और अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं जगूड़ी जी से यही जानना चाहूँगा कि यह किताब जो आज तकरीबन 65 वर्ष के बाद में पुनर्प्रकाशित हुई है और जो जिसकी कविताएँ एक 22 साल के एक लड़के ने लिखी थी और एक बहुत शानदार नॉस्टैल्जिया के साथ में, अपनी यादों के साथ में और एक बहुत ही परिष्कृत भाषा के साथ में लिखी हुई ये कविताएँ हैं। तो इस बारे में जगोड़ी जी कुछ बताएँ कि यह किताब क्यों उनको आज भी इतनी ज़्यादा प्रिय है? देखिए ये अशोक जी, आप अभिषेक जी, सॉरी, नाम ही गलत ले लिया आपका। अभिषेक जी, आपने पहले तो इस किताब पर बातचीत के लिए जो समय चुना है, वो अ, उतरते जाड़े का समय है। मैं इस समय यहाँ देहरादून में भी जाड़े का मुकाबला कर रहा हूँ और आप पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन मौसम का मुकाबला तो हर समय करना ही पड़ता है। ये 1960 का समय याद आ रहा है, जब ये कविताएँ जीवन में आई थीं, विचार में आई थी, सोच में आई थी और साथ ही जब हिंदी साहित्य की कविताओं ने मेरे भीतर प्रवेश किया था और उन लोगों ने प्रवेश किया था जिन्होंने हिंदी साहित्य की कविताओं को एक नया रास्ता दिया है, एक नया चेहरा दिया है। उन्होंने अपनी उपस्थिति इस तरह दर्ज कराई कि मैं भी कवि हो गया और मैं भी सोचने लगा कि शायद मैं भी कुछ नए वाक्य बना सकता हूँ। क्योंकि साहित्य में अ, वाक्य बहुत वही टिकते हैं जो नए होते हैं। साहित्य में वाक्य बनाने की कोई कमी नहीं है। पहले तो कहा जाता था कि शब्दों की बड़ी कमी है, लेकिन आज कहा जाता है कि शब्द इफ़रात से हो गए हैं, बहुत हो गए हैं, बल्कि पहले पर्यायवाचियों की भी कमी होती थी। अब कुछ ही शब्द बचे हैं जिनके पर्याय ठीक से नहीं बन पाए हैं शायद, अन्यथा पर्यायवाची भी अब उपस्थित हो गए हैं और संकलित हो गए हैं। अब शब्दों की कमी नहीं है, भावों की कमी अभी भी है। भावों की कमी साहित्य में सबसे बड़ी दरिद्रता मानी जाती है और भाव का अभाव, ये जो होता है, ये पूरी बौद्धिकता का अभाव हो जाता है। पूरा पूरा पठन-पाठन आपका धरा रह जाता है अगर भावों का अभाव आपने कम नहीं किया या उससे आप अपना एक नया भाव प्रकट नहीं कर पाए उस भाव के अभाव में। तो भाव का के अभाव से को पहचानना और उसको भरना, ये शायद लेखक की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी भी है और सबसे बड़ी कठिनाई भी है। जो ज़िम्मेदारी कठिनाई बन जाए,
वो फिर सरलता से आदमी अंगीकृत करता नहीं है उसको, वो सरलता की ओर जाता है। लेकिन साहित्य की एक ऐसी ज़िम्मेदारी है, जो कठिनाइयों में डालती है आदमी को, कई तरह की कठिनाइयों में। मैं आपको बताऊँ कि 1960 के आस-पास मैंने लिखा, उससे पहले मैंने गढ़वाली में कुछ गीत लिखे और वो भी एक गीत तो ऐसा है जो वहाँ कोई नहीं जानता कि मेरा लिखा हुआ है, वो बड़ा लोकगीत इतने के रूप में प्रसिद्ध है और एक सामाजिक संपत्ति हो गया है वो गीत, वो मेरा गीत रहा ही नहीं, वो लोगों का गीत है और लोग और मैंने कभी उसको छपवाया भी नहीं। बस सिर्फ़ बोला था, आकाशवाणी से बोला था और कुछ अखबारों में छापा भी था उस समय। लेकिन मेरे पास तो वो रहा नहीं इस शंखमुखी शिखरों के की प्रतिलिपि की तरह मेरे पास वो गीत भी नहीं रह गया था। ये तो आप कहीं से ढूँढ के लाए हैं और मैं आभार प्रकट करता हूँ आपका कि आपने इसको एक पुनर्रूप दिया, इसको पुनर्रूप इस अर्थ में कि पुनर्प्रकाशन के अर्थ में। माने इसमें कुछ नया जोड़ा नहीं गया है, बट इसका वो रूप ही नहीं था हमारे पास, जो 1960 से 1963 के बीच मैंने सोचा और लिखा। और यही नहीं मैंने बहुत कुछ लिखा था, वो सब बेकार रद्दी में फेंक दिया गया और इसलिए फेंक दिया गया कि मैंने डॉक्टर सोमनाथ सिंह को जब अपनी ये कविताएँ दिखाई थीं, तो उन्होंने कुछ पर निशान लगाए थे, वो मात्र कविताएँ मैंने छपवाईं और मुझे लगा कि एक विद्वान व्यक्ति का जो चिन्हित करने का तरीका है, उनका जो रेखांकन है, वो ही शायद मुझे रास्ता दिखाएगा और एक बात और बताऊँ मैं कि वो छायावाद का युग था और छायावाद के युग में मुझे छायावाद शब्द तो बहुत दिन रहस्यवाद और छायावाद एक जैसे लगते थे और लगता था कि छायावाद का मतलब ही रहस्यवाद है क्योंकि छायावाद कहता क्या है अपने आप में? वो किसी की छाया की याद दिलाता है। वो किसी की छाया की याद दिलाता है मतलब उसका कोई अपना चेहरा नहीं है, उसका वो दूसरे की छाया से काम चला रहा है। और या ये भी हो सकता है कि चीज़ को चीज़ की तरह प्रस्तुत नहीं करना है, उसकी छाया की तरह प्रस्तुत करना है। पर मुझे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक वाक्य बहुत पसंद आता है। उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि छायावाद शब्द उन्होंने बाद में इस्तेमाल किया। उन्होंने उस युग को और उसकी युग की प्रवृत्तियों को स्वच्छंदतावाद नाम दिया है। मुझे स्वच्छंदतावाद ज़्यादा अच्छा लगता है। स्वच्छंदतावाद में एक स्वतंत्रता भी है, एक एक आज़ादी भी है और उन दिनों आज़ादी का भी संघर्ष चल रहा था। भारत आज़ाद होने की ओर था, 1947 में उसका परिणाम हमने देखा है। भले ही देश बँट गया, लेकिन आज़ाद हो गया और बँटवारा मनुष्य को आज़ाद कर जाए, ये भी एक दुर्घटना हुई है हमारे साथ, कि आज़ादी के साथ बँटवारा भी मिला। अब ये है कि कविता के कई रूप उस समय हमारे सामने थे और आते जा रहे थे। दुनिया की सारी कविताएँ भारतवर्ष की भाषाओं में प्रवेश कर चुकी थी। अब ये कविता के जो प्राचीन रूप थे, प्रारूप जो थे भारतीय कविता के, वो पिछड़ गए थे। उनकी उनकी स्मृति लोगों को बाद में आई कि हमारी तो कविता में बड़े आधुनिक तत्व हैं। ये उस समय कमोबेश उस समय भी था, लेकिन बहुत महिमामंडन नहीं होता था उनका, ना उनकी स्मृति ज़्यादा दिलाई जाती थी। आधुनिक कवियों ने एक बड़ा काम ये भी किया कि प्राचीनता को भी आधुनिक बना दिया और प्राचीनता की स्मृति को केंद्र में ले आए वो। जब कई रूप आए कविता के, तो तब याद आया कि अच्छा ये तो पुराने कवियों ने भी कहा है कि कविता वो है, साहित्य वो है, अच्छी कला वो है, क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति, हर क्षण जिसमें एक नवीनता पैदा हो जाए, जो अपना एक नया रूप आकार ग्रहण कर ले। ये बात पुराने कवि कालिदास और माघ और बहुत सारे कवियों ने प्रकारांतर से कही है। इसका मतलब ये है कि पुराने कवि भी नया होना चाहते थे और नया होने का मतलब वो अपने समय के हुए और अपने समय के हुए तो नए हुए और मैं 1960 में ये महसूस कर रहा था कि मैं नया कवि हूँ। तो इस संग्रह में आप देखेंगे नए की प्रतीक्षा एक कविता है।
वो नए की प्रतीक्षा कविता जब मैं देखता हूँ तो मुझे पता पड़ता है कि ये किस नए की प्रतीक्षा है। क्या कवि के रूप में मैं अपने नए रूप की प्रतीक्षा कर रहा हूँ या नई कविता की प्रतीक्षा कर रहा हूँ या जो एक कहना चाहिए कि बदली हुई कविता और बदली हुई आकांक्षाओं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अभिव्यक्ति का मतलब है कि व्यक्ति का नया हो जाना। अभिव्यक्ति का मतलब है व्यक्ति का परिपक्व हो जाना या बदल जाना या कुछ नया हो जाना। ये सब जो अभिव्यक्ति के चारों ओर इसका प्रभामंडल फैला हुआ है, इससे उस समय के साहित्यकार भी चाहे कहानीकार हों, चाहे कलाकार हो, चाहे नाटककार हो, चाहे वो एक पत्रकार हो, वो भी एक नयापन लाना चाहते थे और नयापन आया, तरह-तरह से आया। कुछ विदेशी कविताओं के रुझान में आया, कुछ स्वदेशी कविताओं के रुझान में आया, कुछ लोकगीतों के रुझान में आया, कुछ लोक कथाओं के रुझान में आया और कुछ स्वांग नाट्य शैली के जो गाँव में होते थे, उनसे कुछ आया और बहुत सारे लोग एक जैसे दिखने लगे पूरी दुनिया में कि वाह! क्या बात है, परिवर्तन सब चाह रहे हैं और परिवर्तन जब आया, तो मैंने भी सोचा कि जो मेरी कविताएँ हैं, इनको क्या नाम दिया जाए और मैं चूँकि पहाड़ी था और पहाड़ पर ही ज़्यादा तो नहीं रहा, लेकिन पहाड़ ज़्यादा मेरे दिमाग में रहता था, तो पहाड़ को मैं अपनी कविता के केंद्र में लाना चाहता था। तो पहाड़ या पहाड़ की चोटी या पहाड़ पर्वत या पर्वतमाला इस तरह के शब्द मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आते थे। मैं पहाड़ों के लिए एक नया बिंब ढूँढ रहा था और वो बिंब भी मेरी एक कविता में आया है शंखमुखी शिखरों पर। शंखमुखी शिखरों पर शब्द आते ही मैं तो विस्मित हो गया कि वाह! आज तक पहाड़ों को प्राचीन और आधुनिक किसी कवि ने दुनिया की किसी भाषा में पहाड़ों को शंख के मुँह जैसा नहीं बताया है। पहाड़ों की जो चोटियाँ होती हैं, वो 2 तरह की होती हैं। 2 क्या बल्कि अनेक तरह की होती हैं, पर मुख्यतः 2 तरह की होती हैं, कुछ नुकीली होती हैं और कुछ चपटी होती हैं। तो जो पहाड़ चपटे होते हैं, उनको चोटीदार पहाड़ नहीं कहते। पहाड़ की चोटी तो वहीं देखी जाती है जहाँ वो शंखों के जैसे आकार की जो पैनी सी, नुकीली सी जो पहाड़ों की चोटियाँ होती हैं, वहाँ से ही शंखों की अनुभूति होती है। और शंखों की अनुभूति इसलिए भी होती है कि कहीं न कहीं आकाश जो है सबसे बड़ा शंखधर शंखधर तो आकाश है कि जो सारी आवाज़ों को धारण करता है और सारी आवाज़ों को गुंजाता है। सारी आवाज़ों को एक रूप एक प्रसारण का रूप देता है। माने अगर आकाश न होता तो हमारी आवाज़ बहुत दूर तक नहीं जा सकती थी। अब तो कहते हैं कि आकाश क्या ब्रह्मांड तक कोई आवाज़ चींटी की भी आवाज़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो शंखों के शिखरों पर था, शब्द, वाक्य या उपमा या बिंब, ये मेरे जीवन का एक घटना प्रधान बिंब था। और शंखमुखी शिखरों पर जब डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने इस नाम को सुना, तो वो बड़े प्रफुल्लित हुए और उन्होंने कहा यही नाम रहेगा, ये अच्छा नाम है। ये एक तो ये पहले प्रचलित नहीं हुआ है और ये पहले इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इसलिए नया कवि हो तुम तो नया तो तुम्हारा यहीं से शुरू हो गया है। तो ये जो मेरे नएपन को चिह्नित करने की एक थोड़ी-सी व्यायाम, थोड़ी-सी कसरत थोड़ी-सी कृपा जो और लोगों ने मेरे ने वो की, वो ये की कि शंखमुखी शिखरों पर को मैंने एक काव्य पुस्तिका का नाम बना दिया और जब शंखमुखी शिखरों पर आया उस समय, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं तो विद्यार्थी था। मेरे पास तो पैसा तब भी बहुत ज़्यादा तब तो था ही नहीं, अब भी जब ज़्यादा नहीं है, काम चलाऊ पैसा तो है। बट जो शंखमुखी शिखरों पर का सबसे बड़ा अवदान है मेरे जीवन में,
वो है कि मैंने शब्द की गरिमा, शब्द का महत्व और शब्द का प्रभामंडल और शब्द की अर्थव्यंजकता को पहचाना कि शब्द क्या काम करते हैं, शब्द कैसे आते हैं, शब्द कैसे हमारा व्यवहार बदल देते हैं, शब्द कैसी तृप्ति देते हैं हमको, जो हमको भोजन नहीं देता, जो हमको पानी नहीं देता, जो हमको हवा नहीं देती, वो तृप्ति हमें शब्द दे देते थे। तो शब्दों की दी हुई तृप्ति को समझना और अंगीकृत करना, ये कविता और साहित्य की सबसे बड़ी देन है कि आप शब्द की महत्ता को समझते हैं, उसकी उदारता को समझते हैं, उसकी अर्थवत्ता को समझते हैं और उसको अपने साथ रखना चाहते हैं कि मैं इसके साथ जीऊँ, रहूँ और कुछ कहूँ। तो ये जो एक परिवर्तन आया मेरे जीवन में, वो शंखमुखी शिखरों से आया। इस संग्रह को आपने बहुत ही शानदार तरीके से छापा है। मैं इसकी भी आपको बधाई भी देना चाहता हूँ। बधाई तो लोग मुझे देते हैं, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई, आपने तो कमाल कर दिया। आपने ये जो रोरिक का इसके बाहर कवर पे जो रोरिक का हिमालय दिया है, यही असल में हमारी कल्पना का हिमालय है। हमारी कल्पना का माने हमारा हम तो वास्तविकता में हिमालय के वासी हैं, हिमालय को रात-दिन देखते हैं। पर हिमालय को एक चित्रकार अपनी कल्पना में किस तरह देखता है, ये रोरिक ने अपने चित्रों के द्वारा बताया है। तो जो रचनात्मकता है, वो चीज़ को वैसे ही नहीं रहने देती, जैसे कि वो दिखाई देती है, बल्कि वो चीज़ों के रूपाकार को, अर्थ को, उसकी ध्वनि को बदल देता है। इसलिए मैंने भी इस शंखमुखी शिखरों पर को जब अब नए रूप में देखा, आपके द्वारा प्रस्तुत किया हुआ जो नया रूप है, तो भाई मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, इसलिए हो गया कि मुझे लगा कि यार उस समय ही शायद मैंने ये सोच लिया था कि नए शब्दों का और नई अनुभूतियों का स्वागत करना चाहिए। नए शब्दों और नई अनुभूतियों के स्वागत में कई प्रकार के शोषणों का भी शिकार होना पड़ता है। कई प्रकार के कहना चाहिए कि अभिव्यक्ति का भी मज़ा लेना पड़ता है और जो इसमें आपको दिखाई देगा कि उस समय जो जिस प्रकार से हिंदी में नए लेखन के लिए नए से नए शब्द आने लगे, नवलेखन और कविता के लिए अकविता, कहानी के लिए अकहानी, नाटक के लिए अनाटक और बहुत सारे शब्द अपने विपरीत अर्थों को लेकर के आने लगे और विपरीत अर्थों को सार्थक करने लगे। ये और बड़ा क्रांतिकारी काम मुझे दिखाई दिया उस समय। और आपने देखा होगा कि छायावादी में जो पैदा हुए लोग हैं, उन्होंने जो अद्यतन होने की कोशिश की, लेटेस्ट होने की कोशिश की और पूर्ववर्ती को भी समवर्ती बनाना और समवर्ती को भविष्यवर्ती बना देना, ये जो एक 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 खिलंदड़ापन कहना चाहिए, रचनात्मक खिलंदड़ापन जो आया हिंदी साहित्य में, ये 1960 के बाद बहुत कमाल का आया और 60 के बाद की कहानी, 60 के बाद की उपन्यास, 60 के बाद की कविता, 60 के बाद की चित्रकला और 60 के बाद की नाट्य कला, ये सब चीज़ें ऐतिहासिक चीज़ महत्व की हो गई। ये देखिए आपकी वाद जो है, जब मैं उसको का स्मरण करता हूँ, तो मैं आचार्य शुक्ल के शब्दों में स्वच्छंदतावाद के रूप में करता हूँ और स्वच्छंदतावाद मुझे आज भी अच्छा लगता है क्योंकि वो आपको एक तो लकीर का फ़कीर नहीं बनने देता, वो आपको बाँधता नहीं है, वो आपको वहीं रोकता नहीं है जहाँ आप रुके हुए हैं। या आप दूसरों को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ आप खुद गए हैं, तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है। बहुत स्वच्छंदतावाद एक आज़ाद ख़याली है। जो आज़ाद ख़याली है, उस आज़ाद ख़याली का नाम स्वच्छंदतावाद होना चाहिए था, लेकिन चला नहीं, छायावाद चला। छायावाद चला तो ठीक है, अब छायावाद से क्या विरोध? छायावाद को तो हम लोग पचा चुके हैं और जान चुके हैं। छायावाद को हम बदल चुके हैं। जब नई कविता आई
और जब बीटल्स आए भारतवर्ष में और जब इस तरह से पश्चिम से बहुत सारे आंदोलन आए और जब भारतीय गाँव में, देहात में और गरीबी के विरुद्ध बहुत सारे आंदोलन पैदा हुए, तो उनसे जो अभिव्यक्ति का स्वरूप निखरा, बना, वो इस कविता की, इस साहित्य की पूंजी है। और आपने देखा होगा कि सारे शब्द एकदम जनता की तरह वर्जित क्षेत्रों में घुसा है। एकदम जहाँ जाना मना है, वहाँ जाना मना नहीं है, वहाँ जाना उसका अधिकार है। इस तरीके से अभिव्यक्ति का संसार फैला और अभिव्यक्ति के संसार ने हमारे कमज़ोर आशयों को भी नई शक्ति प्रदान की। इसलिए मैं स्वच्छंदतावाद को ज़्यादा अच्छा शब्द मानता हूँ, छायावाद की अपेक्षा। वो ठीक है कि आलोचक ना माने तो ना माने, कोई बात नहीं। पर मैं एक रचनाकार के रूप में स्वच्छंदतावाद को ज़्यादा अच्छा शब्द मानता हूँ और आचार्य शुक्ल ने भी इसे अच्छा शब्द माना था, इसलिए भी मैं इसे अच्छा शब्द मान लेता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई अभिषेक जी कि अ, माने हम लोग 1960 के बाद जो एक परिवर्तन देखते हैं भारतीय सभ्यता में, भारतीय राजनीति में, भारतीय संस्कृति में और भारतीय रचनात्मकता में, उसका पुनर्लेखन भी होना चाहिए, उनका उसका मूल्यांकन भी होना चाहिए, जिसका कि अभाव लगता है। वो ठीक से हुआ नहीं है मूल्यांकन। वो एक फैशन जैसा मान लिया गया कि 60 के बाद की कविता, तो किसी ने कहा कि 70 के बाद की कविता, फिर किसी ने कहा कि 80 के बाद की कहानी और वो 90 के बाद की कविता। हर दशक में कविता बदलने लगी, ये स्वभाव 1960 में पैदा किया गया और फिर ठीक है बदलने लगी पर उनमें कोई बदलाव दिखा क्या, परिलक्षित हुआ क्या? कथ्य का बदलाव तो आया, थीम का बदलाव तो आया, शब्दावली का बदलाव नहीं है। शब्दावली का बदलाव जो 60 के बाद शुरू हुआ था बदलाव, वही बदलाव चलता रहा और आज भी चल रहा है। तो 60 के बाद के कुछ जो नए ध्रुवीकरण हैं, वो सचमुच स्मृति योग्य ध्रुवीकरण हैं और उनको हमें इस दृष्टि से भी देखना चाहिए कि किस तरह से हम विधाओं को बदलने में और उनका विस्तार करने में अ, लेखक लोगों की सफलता देखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि अ, जब नवलेखन आया, जब तो नई कलम आई, तो कहने लगे कि साहब अब तो ज़माना जो आधुनिकता का आ गया है। तो फिर उत्तर आधुनिकता भी आई, जिस पर मैंने कहा भी था, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हम आधुनिक तो हो नहीं पाए, पर उत्तर आधुनिक हो गए। इसमें थोड़ा-सा लगता है कि हम छद्म ओढ़ रहे हैं आधुनिकता का। आधुनिक वो सबसे बुनियादी तौर से अच्छा आधुनिक है, जो जो अपने मूल्यों को भी आधुनिक बना चुका हो। लेकिन हम अपने ना उत्पादनों को ठीक से आधुनिक बना पाए, ना अपने संप्रेषण को ठीक से आधुनिक बना पाए, पर हमने पश्चिम से उस शब्द ले लिया कि उत्तर आधुनिकता आ गई है। उत्तर आधुनिकता एक चाहे ओढ़ा हुआ नाम हो, पर फिर भी एक आकांक्षा भरा नाम है। वो हमको बताता है कि आधुनिकता का रूप भी बदलता है। आधुनिकता भी हमेशा आधुनिक नहीं रहती, वह भी प्राचीन हो जाती है और जब आधुनिकता अपना रूप बदलती है, तब उत्तर आधुनिकता आती है। उत्तर आधुनिकता असल में तब आती है, जब आप सारी चीज़ों के उत्पादक हो जाते हैं, जब आप सारी चीज़ों के उपभोक्ता हो जाते हैं, जब आप सारी चीज़ों को अपने इशारे पर चलाने लगते हैं, अपनी अपनी आत्मनिर्भरता के इशारे पर चलाने लगते हैं, तब आप उत्तराधुनिक कहला सकते हैं अपने को। जब आप आत्मनिर्भरता की उस सीढ़ी पर पहुँच जाएँ, जहाँ आप कह सकें कि मैं उत्तराधुनिक हूँ। मैं मैं प्राचीनता के भी बहुत ज़्यादा भरोसे नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने समय के भी भरोसे नहीं हूँ, मैं एक नया समय रच रहा हूँ, जिसका भरोसा किया जा सकता है या जिसका भरोसा किया जाना चाहिए। तो ये सारी स्थितियाँ रहीं जिस समय ये कविताएँ आईं और इनमें आप कोई बात कहना चाहते हो तो प्रश्न उठा सकते हैं आप, पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, तो मैं अ, जी, करूँगा कि मैं
जी। नहीं, नहीं, आपका बहुत ही शानदार वक्तव्य था। इसमें हुँ, एक बात मेरे को पूछनी है। हुँ, आपने कहा कि आपके समय के जो साहित्यकार थे, हाँ। वो शब्दों की कमी से जूझ रहे थे। हुँ, 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 वो शब्दों की कमी आज नहीं है। हुँ, क्या वो लोग शब्दों की कमी से इसलिए जूझ रहे थे कि वो हुँ, हिंदी को एक अलग भाषा के तौर पर हुँ, स्थापित करना चाहते थे? उनकी हिंदी के अंदर, उनकी हुँ, हिंदी कविता के अंदर उर्दू या देशज शब्दों की जगह नहीं थी। वो उन सभी देशज शब्दों को प्रतिस्थापित करके एक नई संस्कृतनिष्ठ हिंदी को हिंदी में ही काव्य रचना करना चाहते थे। क्या इन पाबंदियों की वजह से जो है उस समय का साहित्यकार अपने अंदर शब्दों की कमी ढूँढ रहा था, जो आगे चल कर के उन देशज, उन प्रांतीय भाषाओं के शब्दों के सम्मिलित हो जाने से वो शब्दों की कमी फिर उनसे दूर हो गई? बड़ा अच्छा सवाल है आपका और ये एक नई दिशा भी खोलता है, ये प्रश्न। असल में शब्दों की कमी से मेरा अभिप्राय है कि जितने उपलब्ध शब्द हैं, वही बार-बार आ रहे थे, वही रिपीट हो रहे थे और उपलब्ध शब्दों में फिर नई व्यंजनाएँ जितनी आ सकती थी आईं, फिर लगता था कि शब्द कम पड़ रहे हैं। शब्द कम पड़ रहे हैं का अभिप्राय मेरा है कि शब्दों की नई छवियाँ नहीं बन रही, अर्थों की नई छवियाँ नहीं बन रही। जो नई समस्याएँ हैं, नए अर्थ वाली, नए संकटों वाली, उनके लिए शब्दावली की कमी पड़ रही है। उसमें उर्दू और संस्कृत और हिंदी इन तीनों ने अपना सहयोग दिया और अपना अनुभव भंडार उन्होंने हमारे सामने रखा। लेकिन उस अनुभव भंडार में से हम क्या-क्या छाँट रहे थे, क्या-क्या बना रहे थे, इसमें थोड़ा विलंब हुआ है। विलंब हुआ है जैसे मतलब मैं बताऊँ कि फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास जब आया, तो एक नई भाषा आई। जब आप देखेंगे कि 1960 के बाद की कविता आई, तो बड़े वर्जित शब्द कविता में आने लगे। जब अकविता के नाम से कविता आई, तो और भी वर्जनापूर्ण शब्द प्रवेश कर गए। तो मतलब ये है कि जिन शब्दों को सरस्वती के मंदिर में जगह नहीं मिलती थी, जिनको अहाते में नहीं आने दिया जाता था, वो मुख्य चिंताओं के शब्द बन गए और जिनकी साहित्य में जगह नहीं थी, उन्होंने साहित्य में अपनी जगह बना ली। इस अभाव को दूर करने वाली बात के बारे में मैं इशारा कर रहा था कि शब्दों की कमी थी। शब्दों की कमी थी माने घिसी-पिटी शब्दावली से ही हम काम चला रहे थे। जैसे मैं आपको बताऊँ कि डिक्शनरी भी नहीं थी। बहुत अच्छी डिक्शनरी के हिंदी में बहुत बाद में आई हैं कुछ और अभी भी पूरी डिक्शनरियाँ नहीं आई। 1947 के बाद या 1960 के बाद या आज़ादी के बाद जो नई शब्दावली हिंदी में आई है, उस शब्दावली की डिक्शनरी नहीं बनी। क्योंकि मारियोला आफरीदी एक इटालियन प्रोफ़ेसर थी, वो आती थी यहाँ, हमारे मित्र जानते हैं, हम भी हमारे पास भी आती थी, लखनऊ भी आती थी और अच्छा उन्होंने अनुवाद भी किया है, कुँवर जी का भी किया है, विनोद कुमार शुक्ल का किया है, कुछ मेरी भी कविताओं का अनुवाद किया है। तो वो ये कह रही थी कि जगुड़ जी मैं तो आपसे अच्छी हिंदी जानती हूँ, मैं 20 वर्षों से आ रही हूँ हिंदुस्तान में। तो मुझे लगा कि भई ये तो बात तो सही है, हमसे अच्छी हिंदी जानती हैं, इतनी धारा प्रवाह हिंदी बोलती थी वो। उनको थोड़ा भी एक भी शब्द के लिए सोचना नहीं पड़ता था। इतना उनमें एक प्रवाह था बोलने में। तो मैंने कहा कि वो तो आप ठीक कह रही हैं, पर आपने जो मेरी कविताओं का अनुवाद किया है, तो उसमें आप आपने अभी कविताएँ मुझे दी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मम्मी वो तो मैं दूँगी, वो तो मेरे 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 पास है, जब मैं अपने कमरे में जाऊँगी तो आपको आपको दूँगी। लेकिन सवाल ये है कि मैंने पूछा उनसे कि सवाल ये है कि आप ये बताएँ कि किस कविता का आपने अनुवाद किया है? बोले एक तो वो है जिसमें आपका वो झांसा शब्द आया है। जिस कविता में झांसा शब्द आया है, तो मुझे याद था उन दिनों कि अच्छा किस कविता में झांसा आया है।
तो मैंने कहा कि झांसा का आपने अंग्रेजी में क्या अनुवाद किया? और आपने झांसा का इटालियन में, इतालवी भाषा में क्या अनुवाद किया आपने झांसा का? तो वो कहने लगे कि देखिए मैं तो आपसे ज़्यादा हिंदी जानती हूँ, 20 वर्षों से आ रही हूँ हिंदुस्तान में और हिंदी तो जानती हूँ मैं, अब तो मैं अपनी भाषा भी बहुत कम जानती हूँ। मैं तो हिंदी आपसे ज़्यादा जानती हूँ, तो ये बड़ा प्रसन्नता सूचक वाक्य था। तो मैंने कहा कि बताइए फिर कि क्या आपने किया इसका अनुवाद? तो उन्होंने कहा कि देखो झांसा का अनुवाद मैंने इस जानकारी के आधार पर किया है कि झांसा जो है, ये झांसी का पुल्लिंग है ना? तो झांसी शब्द का पुल्लिंग उनको झांसा लगा। माने शब्दों के जो अन्वेषणकर्ता लोग हैं, वो ये सोचें कभी कि अरे वाह! झांसा जो है झांसी का पुल्लिंग है। तो ये जी, भारतवर्ष में नहीं चल सकता ना। भारतवर्ष की भाषा अन्वेषण की प्रवृत्तियाँ दूसरी हैं। यहाँ भाषा दूसरे तरीके से खोजी जाती है, बोली जाती है, बरती जाती है। तो जब आप मैंने कहा कि इतना अच्छा अनुवाद आपने किया होगा तो मैं तो पहले ही आपको बधाई दे देता हूँ कि वाह! आपने बड़ा कल्याण हमारा कर दिया है। क्योंकि आपने अगर झांसा का अनुवाद आपने झांसी का पुल्लिंग के रूप में किया है तो अनुवाद कितना अच्छा हो सकता है। मैं तो आपकी केवल सराहना ही कर सकता हूँ आपकी कल्पना शक्ति की। तो म ये इस तरीके की जो संकट आते हैं ना भाषा के सामने, भाषा की कमी के सामने, जबकि भाषा की कमी नहीं है, तो सबको मालूम है कि झांसी जो है वो एक शहर है, एक इलाका है और पर उन्होंने उसको जोड़ा उससे झांसे से। तो अब आप उनको गलत भी सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक रचनात्मक प्रयास तो है ही है कि भाई झांसी को आपने झांसा से जोड़ दिया तो आप ठीक है कि उसका अनुवाद तो ठीक से नहीं हुआ, लेकिन एक नई व्युत्पत्ति बन गई। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि शब्दों की कमी से मेरा अभिप्राय ये है कि अगर उन्होंने कहा कि मैंने डिक्शनरियाँ कंसल्ट की और कोई दूसरा शब्द नहीं मिला मुझे, तो मैंने यही इसका अनुमान लगाया कि झांसी जो है वो इसका झांसा इसका पुल्लिंग है। तो इसलिए जो झांसा शब्द आपकी कविता में आया है, वो झांसी का पुल्लिंग है। तो अब ये ये क्या कर रहा है? ये भाषा का ज्ञान का अधूरा ज्ञान का लांछन नहीं लगा रहा हूँ मैं उन पे। मैं अपनी भाषा की कमज़ोरियाँ ढूँढ रहा हूँ कि हमको अपनी अपनी डिक्शनरी हम ऐसी क्यों नहीं बनाते कि उसके सारे अर्थ छवियाँ अर्थ छवियों की डिक्शनरी हो, कि एक शब्द की कितनी अर्थ छवियाँ हैं, वो सारी वहाँ अंकित हों। शब्द के रूप में ना हो, व्याख्या के रूप में हो, मीमांसा के रूप में हो। माने कुछ उसका रूपाकार बदला हुआ होना चाहिए, ऐसी डिक्शनरी बननी चाहिए, जो बनी नहीं है। कुछ लोगों ने प्रयास किया है। हमारे मित्र जो वहाँ रहे हैं अरविंद जी। वर्धा वर्धा में उन्होंने क्या नाम है उनका? क्या नाम आपने लिया? अरविंद जी। अरविंद नहीं, जी का अरविंद जो जी वो वहाँ नहीं रहे। अरविंद जी ने अपना स्वतंत्र ढंग से काम किया है। हाँ जी, लेकिन हाँ जी। हैं, जो जी, जो कहानीकार हैं और पत्रकार भी हैं, उपन्यासकार अच्छा, भी हैं। हाँ, विभूति नारायण राय, वीएन विभूति रॉय साहब। विभूति विभूति नारायण राय ने वहाँ कराया काम। वो थोड़ा-सा ठीक है, लेकिन उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए काम को। उस काम को की गति ठीक से फिर चली नहीं, उन्होंने थोड़ी बहुत चलाई, पर आगे नहीं चली वो। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि शब्दों का जो अभाव है, आज भी बहुत सारे मैं बताऊँ आपको, घोड़े को बच्चे के लिए शब्द नहीं है हिंदी में। घोड़े के बच्चे को बछेरा कहते हैं। ये बछड़ा का दूसरा उपयोग है ना? घोड़े का बच्चा बछड़ा नहीं हो सकता भाई, ये तो गाय का बच्चा ही हो सकता है। भैंस का बच्चा भी आपने कटरा बना दिया, हैं? तो हाँ, आपने घोड़े के बच्चे को बछड़ा कैसे बना देंगे आप? वो तो तुरंग है। उसका उसका बच्चा तो तुरंग हो सकता है या कोई और नया शब्द ढूँढा जाना चाहिए कि घोड़े के बच्चे का नाम क्या हो? बकरी के बच्चे का नाम क्या हो? अब मेमना आपने कहा तो भेड़ के बच्चे के लिए कहा, बकरी के बच्चे के लिए क्या कहें? गढ़वाली में एक शब्द है चेनका, तो चेनका लाओ ना डिक्शनरी में कहो कि साहित्य में हमने इस्तेमाल किया है चेनका। तो ऐसा
वहाँ से आप उठाइए उस शब्द को और डिक्शनरी में ले आइए कि चैन का माने बकरी का बच्चा होता है। जैसे गधे के बच्चे के लिए अलग से कोई शब्द नहीं है, तो गधे का बच्चा कह के संतुष्ट हो लिया जाता है। पर सवाल ये है कि गधे के बच्चे का भी एक नाम होना चाहिए कि उसका नाम क्या हो। तो इस तरह के जो नामों का अभाव है ना, कामों का अभाव, हमने नाम और काम को जोड़ा ही नहीं है आपस में। हम 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 कभी काम काम तो ढूँढ लेते हैं, पर नाम नहीं ढूँढते। हम कभी नाम ढूँढते हैं, तो उसका काम नहीं ढूँढ पाते। तो ये सारी अ, हमारी डिक्शनरी संबंधी बड़ी कमज़ोरियाँ हैं। नहीं, ये एक बात जानना चाहता हूँ आपसे। जी, जी। आपने जो है भाषा के में देशज शब्दों के प्रयोग के बारे में हुँ, आपने रेणु जी का नाम लिया। रेणु हुँ, जी हमारे गद्य उपन्यासकार हैं, बहुत प्रसिद्ध हुँ। उपन्यासकार हैं। आप किस कवि को आप स्पेशली आप वो कहेंगे कि उन्होंने अपनी कविता रचनाओं में देशज शब्दों का या उनका प्रयोग किया और कविता को एक नए खाँचे में आपने स्थापित किया? उस रेणु जी के साथ मैं श्रीलाल शुक्ल जी का भी नाम लेना चाहूँगा। मैं अनेक नाम लेना चाहूँ मैं और कवियों के कवियों विषय का में। जान नहीं, कवियों के विषय में बता रहा हूँ आपको। पहले मैं वो बात तो पूरी कर लूँ कि जो रेणु जी पर अटकी हुई है। रेणु जी के बगल में मुझे श्रीलाल शुक्ल जी का भी नाम लेना चाहिए था मुझे। वो जो हमारे जिन्होंने सारे महाभारत के और सबके डायलॉग लिखे हैं, हमारे रज़ा साहब। राजा साहब, जी, जी। उन्होंने तो महाभारत राइट। के भी लिखे हैं, रामायण के भी लिखे हैं शायद। और हाँ जी, हाँ जी। और वो तो बड़े विद्वान आदमी थे। तो पूरा नाम लीजिए, क्या आपने राही कौन-सा? राही मासूम राही मासूम रज़ा, राही राही मासूम रज़ा। राही राही साहब बताओ, मैं हाँ भी जी। बूढ़ा हो गया हूँ यार, मैं नाम भूलता जा रहा हूँ। तो राही जी, मासूम रज़ा जो है, राही मासूम रज़ा कमाल के आदमी थे यार, क्या कमाल का आदमी था। वाह! सारा शब्दों का अकाल मिटाया उस आदमी ने, हैं? और पिताश्री और भाभीश्री और फलाने-श्री और नए शब्द रचे। तो इन शब्दों का अभाव नहीं था क्या पहले? आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि श्रीमती स्त्री के लिए नाम होना चाहिए और श्रीमान, या तो स्त्री को श्रीमान बोलिए जिसके पास एक स्त्री हो, और श्रीमती उसको बोलिए कि जो मैरिड लोग हैं उनको श्रीमती शब्द से इस्तेमाल करें। करते ही हैं लोग, पर बहुत सारी चीज़ों की रचना फिर से करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हम खो चुके हैं। हमारे यहाँ है, लेकिन हमने सँवारा नहीं उसको, बनाया नहीं है। तो कहने का अभिप्राय है कि शब्दों का अभाव अब थोड़ा-सा कम इसलिए हुआ है कि हमारे देशज शब्द बहुत आ गए हैं। हमारे झारखंडी शब्द आ गए हैं, हमारे बिहारी शब्द आ गए हैं, हमारे तमिल शब्द आ गए हैं हमारी हिंदी में, हमारे राजस्थानी शब्द आ गए हैं हिंदी में, हमारे पंजाबी शब्द आ गए हैं हिंदी में, हमारे पहाड़ी शब्द आ गए हैं हिंदी में। तो इससे एक विपन्नता, एक गरीबी, एक कमी दूर हुई है। ये अभी बढ़नी चाहिए, अभी बढ़नी चाहिए, और इसमें केवल लेखकों का ही योगदान नहीं है, अन्य विधाओं का भी योगदान है। माने काव्य का, उपन्यास वगैरह के अलावा सिनेमा का भी योगदान है, गीतों का भी योगदान है, और इस तरह से हिंदी समृद्ध होती जा रही है और हिंदी लाजवाब होती जा रही है। कम से कम हिंदी में अब आप ये नहीं कह सकते कि हिंदी को शब्दों से गुरेज है या परहेज है, या वो किसी भी भाषा के शब्द को अपने यहाँ जगह देते हैं, और अगर नहीं देंगे तो दुर्भाग्य होगा, दुर्भाग्य होगा। देना चाहिए और शब्द की समृद्धि बढ़नी चाहिए। जब शब्द की समृद्धि बढ़ेगी, तभी अनुभव समृद्ध होंगे। जी, बहुत ही सुंदर कहा आपने। जब शब्द की समृद्धि बढ़ेगी, हुँ, तभी अनुभव समृद्ध होगा और इसका समृद्ध होंगे। विपरीत भी कह सकते हैं कि हुँ, अनुभव होने से ही शब्द हुँ। आएँगे। हाँ, अनुभव की ये समृद्धि ही शब्द की समृद्धि को स्थापित भी करेगी हाँ, और ये बात उसके सही है। लिए जब ऐसा शब्द शब्द का जन्म तो कर्म से होता है। जब कर्म जी, बदलेंगे तो शब्द बदलेंगे। तो तो शब्द शब्द बदलेंगे। किताबों से नहीं आते हैं। शब्द हाँ, कर्म से आते हैं। कर्म कर्म से। शब्दों को जन्म देते हैं। जब जब गाड़ी आई तो गाड़ी के जितने संयंत्र हैं और उनके जितने ब्रेक हैं और जितने टूल हैं, सबके नाम आ गए ना।
तो गाड़ी ना आती तो उतने नाम नहीं आते। पहिए आ गए और आपके गियर आ गए, सारी चीज़ें तब आई ना, कर्म के बाद आई। तो कर्म से शब्द पैदा होते हैं। तो कर्म तो अब नए-नए कर्म आ रहे हैं जीवन में, तो नए-नए शब्द भी आएँगे और उन शब्दों निश को हमारी डिक्शनरी का, हमारे बोलचाल का हिस्सा बनना है और बन रहे हैं। अ, आपने देखा होगा कि जो कहानियाँ आईं, कविताएँ आईं और संगीत आया, बदल गया 1960 के बाद। तो एक परिवर्तनकारी समय तो हुआ है और आज उसमें और भी परिवर्तन शामिल हो रहे हैं। तो और कुछ आप पूछना चाहें तो बताइए क्या? सबसे पहले तो मैं जो है दर्शकों को एक हुँ, बारी हुँ, किताब का जो आवरण चित्र है, हुँ, वह दिखाना चाहता हूँ। आप अच्छा, देखिए, ये है वह आवरण चित्र हाँ, और ये निकोलाई रोरिक जी की ये पेंटिंग थी हुँ, और जगूड़ी जी ने मेरे को मेरे को इसका क्रेडिट दिया है, लेकिन मैं वह हुँ, क्रेडिट लेने में संकोच का अनुभव कर रहा हूँ। हुँ, उसकी वजह ये है कि इस पेंटिंग के बाद में हुँ, अ, रोरिक जी से बहुत क्षमा याचना के साथ में हुँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कविता की दृष्टि से हुँ, हमें ये लगा और कि इसमें कुछ कुछ मिसिंग है। हुँ, पर्वत हैं, पर कुछ ऐसा है जो छूट रहा है। अब हम उसका क्या कि कैसे उसको सुधारें? तब हुँ, ये जगूड़ी जी का ही प्रस्ताव था कि अभिषेक मेरे को इसमें एक देवदार का वृक्ष और चाहिए हुँ, 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 और हाँ, हाँ। वह देवदार का नहीं, वृक्ष इसको जी, तब आपने वो शामिल किया, उससे उसमें बड़ी जीवंतता आ गई, स्थानीयता आ गई और हिमालय का भी एक बंजरपन है ना, जैसे रेगिस्तान का एक बंजरपन होता है, उसमें रेत होती है, हिमालय के बंजरपन में केवल बर्फ होती है। तो बर्फ को आपने जीवन में बदल दिया उस पेड़ को वहाँ लगा करके। अगर आपने वो पेड़ न लगाया होता, तो उसमें वो जान ना आई होती। लेकिन रोरिक का जो विचार है, वो मैंने नहीं और आपने भी नहीं, बल्कि इसको उस दिन यहाँ शेखर पाठक आए हुए थे शेखर नैनीताल से। पाठक जी ने हाँ जी, हाँ हाँ, जी, हाँ जी। शेखर पाठक जी से मैंने कहा कि इसका क्या कवर होना चाहिए, तो उन्होंने कहा रोरिक की कोई पेंटिंग छाँट लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने आपको फ़ोन किया कि भाई रोरिक की पेंटिंग में से किसी चीज़ को निकालो, तो फिर आपने निकाल लिया। तो ये श्रेय तो शेखर पाठक जी को भी जाता है और और अ, उस शेखर चित्र के पाठक तो बहुत परिवर्तन का श्रेय विद्वान भी हैं और कविता के बड़े अनुरागी हैं और बड़ी समझ है उनमें सारी चीज़ों की। तो वो तो बड़े अन्वेषी व्यक्ति हैं। उन्होंने ये हमको मार्गदर्शन दिया तो किताब ठीक-ठाक बन गई, अच्छी बन गई। निश्चित जी, ही। अब मैं आपसे एक 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 प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना जी, चाहता हूँ जी, कि आप इस किताब में से कुछ जी। कविताओं का पाठ आप कीजिए हमारे लिए और हाँ, उसके पश्चात हम जो है इस कार्यक्रम को विराम देंगे जी। और फिर कभी आपके साथ दोबारा से जगूड़ी जी के साथ में दोबारा से आपसे मिलेंगे इस हाँ, नहीं मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें कविता मैं कविता की तरह न सुनाऊँ, बल्कि घटनाओं की तरह सुनाऊँ। घटनाओं से अभिप्राय मेरा ये है कि कि उस समय किस तरह की कविता लिखी जा रही थी और मैं क्या किस तरह की कविता लिख रहा था। ये भी एक घटना है और घटना इस मायने में भी है कि कविता जिस युग की होती है उसकी छायाएँ तो होती ही हैं उसमें। तो उस समय जिस तरह के गीत, जिस तरह की कविताएँ लिखी जा रही थी, तो उसमें मैंने जो अपना रास्ता चुनने की कोशिश की, तो एक तो पहाड़ी लोकगीत जैसे होते हैं ना, पहाड़ी लोकगीतों में ये होता है कि एक पंक्ति होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। वो केवल तुक मिलाने के लिए वहाँ रखी गई होती है ना? और फिर गीत आगे बढ़ता है। तो मैंने कुछ उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की उन दिनों, कि मैं वहाँ जो निरर्थक पंक्ति रखी जाती है, मैं उसको सार्थक पंक्ति की तरह रखूँ और उसका भी एक अर्थ हो और वो भी कविता का एक अविभाज्य अंग हो। इस तरह से मैंने सोचा।
शिखरों पर इस वर्ष भी जैसे एक छोटी-सी कविता है, शिखरों पर मेघ घिरे होंगे। अब जैसे ये एक संपूर्ण पंक्ति लगती है ना, इस वर्ष शिखरों पर मेघ घिरे होंगे, चीड़ के थुनरों पर घाटी में बर्फ के फूल झिरे होंगे इस वर्ष भी। अब ये जो इसकी टेक बिल्कुल लोकगीत जैसी है। शिखरों पर मेघ घिरे होंगे, चीड़ों के थुनरों, थुनरों माने फुनगियाँ, चीड़ों के थुनरों पर घाटी में बर्फ के फूल झिरे होंगे इस वर्ष भी। रातों को स्वप्न फिरे होंगे, रातों को स्वप्न फिरे होंगे, बाहों के तकिए पर भग्न वृंत आंसू के फूल झिरे होंगे इस वर्ष भी। अब ये जो बर्फ के फूल और आंसू के फूल झिरे दोनों हैं, पर दोनों का दो जगह दो तरह से इस्तेमाल होना, वो झिरे शब्द का भी अर्थ बदल जाता है। मैंने पहले तो घाटी में बर्फ के फूल झिरे होंगे इस वर्ष भी, और उसके बाद ये कि भग्न वृंत आंसू के फूल झिरे होंगे इस वर्ष भी। आंसू के फूल और बर्फ के फूल में बड़ा फर्क है। बस अंतिम है इसका कि तुमने यादों को थाम लिया होगा, तुमने यादों को थाम लिया होगा, छज्जे पर फुदकते पहाड़ी पखेरू ने जब मेरा नाम लिया होगा। तुमने यादों को थाम लिया होगा, छज्जे पर फुदकते पहाड़ी पखेरू ने जब मेरा नाम लिया होगा इस वर्ष भी, जब मेरा नाम लिया होगा इस वर्ष भी। तो इस तरीके से छोटे-छोटे प्रयोग मैंने इसमें किए हैं। एक कविता, अब इसमें आप उस समय गीत का ज़माना था बहुत ज़्यादा, कविता में अगीत शब्द भी चला, पर गीत शब्द तो कभी बाहर हुआ ही नहीं, गीत तो आज भी मौजूद है। तो जो गीत की परंपरा थी, उसको भी मैंने नया रूप ढालने की कोशिश की। जैसे एक छोटी-सी कविता और, घाटी में फैल गया घाम। अब घाम शब्द लगभग हमारे जीवन से विदा हो गया है, पहले घाम बहुत होता था। अब धूप है, अब गर्मी है, ये सारे शब्द तो मौजूद है, पर घाम चला गया है। घाम बिल्कुल सुबह का जो घाम होता है और शाम का जो घाम होता है और दोपहर का जो घाम होता है, इन तीनों की प्रकृति अलग-अलग होती है। तो इन शब्दों को विदा मत होने दीजिए। घाटी में फैल गया घाम, झरने की खूंटी पर टांग दिया किरणों ने सुबह-सुबह फिर तेरा नाम। एकदम नेम प्लेट की तरह आपको दिखाई देता है ये दृश्य। घाटी में फैल गया घाम, झरने की खूंटी पर टांग दिया किरणों ने सुबह-सुबह फिर तेरा नाम। लहराए फसल भरे खेत, लहराए फसल भरे खेत, उमग उठी प्राणों के आस-पास बिछी हुई हिमडूबी यादों की रेत, लहराए फसल भरे खेत। ये इसमें भी मैंने वही स्टाइल लिया है कि पहली पंक्ति और फिर उसकी एक आखिरी पंक्ति। चीड़ हिले पर्वत के पाँव, चीड़ हिले पर्वत के पाँव, आँखों में काँप उठे सपनों के सिंहासन। आँखों में काँप उठे सपनों के सिंहासन, आँसू के ठहरे से गाँव, चीड़ हिले पर्वत के पाँव। चीड़ हिले पर्वत के पाँव, आँखों में काँप उठे सपनों के सिंहासन, आँसू के ठहरे से गाँव, चीड़ हिले पर्वत के पाँव। तो इस तरह से जो कविताएँ हैं वो एक गीतात्मकता लिए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरह की कविताएँ भी हैं इसमें, जो जो गज़ल और गीतात्मकता को एक तरह से आस-पास रख के लिखी गई हैं। एक एक कविता है शायद हिमफूल, वो कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अगर मिल जाए, दिख जाए तो दिख ही जाएगी। खैर, हाँ भाई, क्यों नहीं दिख रही? अच्छा, मैं आपसे जो है ये भी चाहता हूँ कि इस संग्रह हुँ, की जो आपकी जिस जिस कविता के हुँ, नाम पर आपने इस किताब का नाम रखा है, हुँ, शंखमुखी शिखरों पर,
उस कविता को आप ज़रूर हमें सुनाइए एक बारी। इस शीर्षक से भी इसमें एक कविता होनी चाहिए। वो सबसे शंकर अंतिम है, सबसे अंतिम कविता है वो। आप सबसे अंतिम अंत में देखिए, एकदम अंत में, अच्छा हाँ, हाँ, है। हाँ, एकदम अंत है। में है। जी सर, जो है, जी। जी। ये पहले मैं कवि सम्मेलनों में इसको गाया करता था। अब आज तो मैं गाऊँगा नहीं क्योंकि मेरा गला बहुत खराब हो रखा है और गाने के लिए ना स्वर भी अच्छा होना चाहिए या फिर आपकी बड़ी प्रैक्टिस हो। लेकिन मैं इसको सुना देता हूँ। शंखमुखी शिखरों पर देवदारू घिरा पंथ, देवदारू घिरा पंथ झोंके हैं साथ, शंखमुखी शिखरों पर चांद घुली रात। देवदारू घिरा पंथ झोंके हैं साथ, शंखमुखी शिखरों पर चांद घुली रात। पास कहीं बजती है झरनों की बांसुरी, पास कहीं बजती है झरनों की बांसुरी, नैनों में छलक पड़ी एक बूंद आंसुरी। अब आंसू को आंसुरी बनाने में उस समय जो एक खुशी हुई थी कि आंसू की जगह मैंने उसको आंसुरी बना दिया, तो एक नया शब्द की फीलिंग हुई उस समय, वो प्रतीति हुई। तो पास कहीं बजती है झरनों की बांसुरी, नैनों में छलक पड़ी एक बूंद आंसुरी। शब्दहीन चरणों से टांग गई मेनका, विस्मृति की बेणी पर एक फूल याद का। शब्दहीन चरणों से टांग गई मेनका, विस्मृति की वेणी पर एक फूल याद का। परिचित सी छां हिली, परिचित सी छां हिली श्रृंग के उतार में, पहाड़ के उतार के लिए है ये शब्द, श्रृंग के उतार में। परिचित सी छां हिली श्रृंग के उतार में, मन चाही पीर मिली चीड़ की बयार में। न्योतती दिशाओं के आग्रह का क्षाम कंठ, क्षाम मने प्यासा, न्योतती दिशाओं के आग्रह का क्षाम कंठ। गंधुमी व्यतीत पत्र थमा गया हाथ। अब आप ये देखिए, अतीत पत्र भी हो सकता था लेकिन इसको मैंने व्यतीत पत्र किया। वह समय जो बीत गया है उसका पत्र, उसकी चिट्ठी। गंधुमी व्यतीत पत्र थमा गया हाथ, यानी लेकिन इसमें एक ध्वनि ये भी है और एक ध्वनि ये है कि उस समय के बोए हुए गेहूं है, पक रहे हैं। तो गंधुमी, गंधुमी मैंने जो एक गेहूं की खुशबू आती है, वो पकने वाले गेहूं की जो खुशबू आती है फसलों से, वो उसकी ओर संकेत है। न्योतती दिशाओं के आग्रह का क्षाम कंठ, गंधुमी व्यतीत पत्र थमा गया हाथ। माटी के सपनों की नई नई घास चूम रही मेरा मन पैरों के पास। माटी के सपनों की नई नई घास चूम रही मेरा मन पैरों के पास। रेख सी राह बिछी पहचाना, रेखा सी राह बिछा पहचाना प्यार। रेखा सी राह बिछा पहचाना प्यार, लगता है दूर कहीं घाटी के पार। चूड़ी की चमक मुझे टेरती थकी, चूड़ी की चमक मुझे टेरती थकी, काजल की रेख मोड़ हेरती थकी। चंचल मुस्कानों के रेशमी पखेरु, चंचल मुस्कानों के रेशमी पखेरु, हिला गए शून्य बीच एक नई बात, हिला गए शून्य बीच एक नई बात। चंचल मुस्कानों के रेशमी पखेरु, हिला गए शून्य बीच एक नई बात। देवदारू घिरा पंथ झोंके हैं साथ, शंखमुखी शिखरों पर चांद घुली रात, शंखमुखी शिखरों पर चांद घुली रात। कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। और हमारा कार्यक्रम अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। मैं तो अ, तो मैं जी, एक कविता और सुना दूं। अरे ज़रूर, ज़रूर, बहुत ही अच्छा लगेगा। वो चूंकि कविता मिल गई, मैं ढूंढ रहा था उसे। हाँ, तो हाँ। उत्तरकाशी के यादीले संदर्भ अरे वाह! कविता हाँ, है। जी, जी, जी। ये उत्तरकाशी की याद में लिखी हुई कविताएं हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इस कविता में पूरा पहाड़ी जीवन है, दूर तक फैली हुई है, दूर तक फैली हुई हैं पर्वतों की श्रृंखलाएं।
दूर तक फैली हुई हैं पर्वतों की श्रृंखलाएँ, फरफराती हैं उनीले श्वेत मेघों की ध्वजाएँ। दूर तक फैली हुई हैं पर्वतों की श्रृंखलाएँ। दूर तक फैली हुई हैं पर्वतों की श्रृंखलाएँ, फरफराती हैं उनीले, उनीले माने ऊन के बने हुए, उनीले माने नीले नहीं, उनीले माने ऊन के बने हुए श्वेत मेघों की ध्वजाएँ, फरफराती हैं उनीले श्वेत मेघों की ध्वजाएँ। बज रहा है निर्झरों में समय शंखों के स्वरों सा। बज रहा है निर्झरों में समय शंखों के स्वरों सा। लग रहा है गाँव मुझको देवताओं के घरों सा। बज रहा है निर्झरों में समय शंखों के स्वरों सा। लग रहा है गाँव मुझको देवताओं के घरों सा। किन्नरों के साथ खेतों में खड़ी हैं अप्सराएं। किन्नरों के साथ खेतों में खड़ी हैं अप्सराएं। दूर तक फैली हुई हैं पर्वतों की श्रृंखलाएं। चीड़ वन की सीटियों में व्यथाएं खोई हुई। चीड़ वन की सीटियों में, या आपने देखा होगा कि चीड़ के जो जंगल होते हैं ना उनमें हवा जब चलती है तो सीटी की आवाज आती है। चीड़ वन की सीटियों में व्यथाएं खोई हुई हैं। ढलाओं की जांग पर पगडंडियां सोई हुई हैं। इस बिंब को देखिएगा, ढलाओं की जांग पर पगडंडियां सोई हुई हैं। चीड़ वन की सीटियों में व्यथाएं खोई हुई हैं। ढलाओं की जांग पर पगडंडियां सोई हुई हैं। वनस्पति के इशारों पर वनस्पति के इशारों पर नाचती हैं प्रेरणाएं। दूर तक फैली हुई हैं पर्वतों की श्रृंखलाएं। और एक बंद और है कि प्रार्थनाओं से झुकी हैं इंद्रधनुषों की कतारें। ये उन दिनों मुझे बड़ा अच्छा लगता था बिंब, क्योंकि हमारे यहाँ झरने बहुत हैं हमारे गांव में, और उनमें जब एक साथ इधर वाले झरने में इंद्रधनुष बनता था तो उधर वाले में दूसरा बनता था और तीसरे में तीसरा बनता था। तो ये जो एक बिंब था ये मेरे पीछे लगा हुआ था उन दिनों। प्रार्थनाओं से झुकी हैं इंद्रधनुषों की कतारें। धूप से पुरनी लगी हैं निम्न घाटी की दरारें। प्रार्थनाओं से झुकी हैं इंद्रधनुषों की कतारें। धूप से पुरने लगी हैं निम्न घाटी की दरारें। डोलती हैं धान गंधी हवा की अनगिन भुजाएं। डोलती हैं धान गंधी, अब ये धान का मौसम है, धान पक गया है। डोलती हैं धान गंधी हवा की अनगिन भुजाएं। दूर तक फैली हुई हैं पर्वतों की श्रृंखलाएं। अंतिम है, चमकती स्लेटी छतों पर। चमकती, पहाड़ की जो स्लेटी छतें होती हैं, चमकती स्लेटी छतों पर और आंगन के किनारे। चमकती स्लेटी छतों पर और आंगन के किनारे। हर निमिष तेरा बुलावा हर जगह मुझको पुकारे। हर निमिष तेरा बुलावा हर जगह मुझको पुकारे। किन उभारों पर नहीं है, किन उभारों पर नहीं है याद की मृदु मान्यताएं। किन उभारों पर नहीं है याद की मृदु मान्यताएं। दूर तक फैली हुई हैं पर्वतों की श्रृंखलाएं। फरफराती हैं उनीले श्वेत मेघों की ध्वजाएं। दूर तक फैली हुई हैं पर्वतों की श्रृंखलाएं। बहुत ही सुंदर। एक तो आपकी कविताओं को पढ़ना एक अलग ही बात होती है, और आपकी कविताओं को आपके मुंह से सुनना एक अलग भावना दे देता है। चलिए। मुझे पता नहीं है, शायद कभी आप मुझे कोई वो वीडियो दे पाएं जब आप जो है मंच पर पाठ किया करते थे, तो वो मेरा तब तो मैं देख। सत्संग गाया करता था इनको, और अब भी मैं अभ्यास करूं तो मैं फिर से गा सकता हूं, पर उसके लिए अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि स्वर भंग नहीं होना चाहिए संगीत में। संगीत में स्वर का बहुत महत्व है, इसलिए निश्चित। वो कुछ चेष्टा मैं इस समय नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सीधे-सीधे पढ़ के सुना दिया, और ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें बहुत पुरानी हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों में भी आप एक नया आस्वाद पा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम भूल गए हैं।
बहुत सारी चीज़ें हम भूल गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने भुला दी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम जानते ही नहीं थे। तो तो जो चीज़ जो बीत गया, वो बीत गया की बात नहीं होनी चाहिए। जो बीत गया उसमें कितना है जो हम बचा पाए हैं, जो हम सँभाल पाए हैं, जो हम नहीं और देना वो चाहते हैं। नहीं और वो जो बिंब है, चाँद घुली रात हाँ, चाँद और घुली वो रात ये अब सब देखिए ना क्या बिंब है ये, कहाँ मेरे को नहीं लगता है मैंने किसी आधुनिक कवि किसी भी बहुत आधुनिक से बड़ी आधुनिक अच्छी कवि बात आपने कही जब ये बिंब मेरे दिमाग में आया था, तो मेरे मेरे पास केवल स्याही की दवात थी और उसमें मैंने स्याही की बट्टी डाली थी और पूरा स्याही घल गई घुल गई, गल गई उसमें। तो इसी तरह से जैसे रात के अंधेरे में चाँद आता है जब, तो ऐसा लगता है कि एक चाँद जैसी स्याही की बट्टी मैंने सुनहरी स्याही की कोई बट्टी हो, जो आई है आसमान में और वो घुल गई है पूरे आसमान में, पूरी पृथ्वी पर। तो उस वहाँ से स्याही की बट्टी से ये बिंब आया था जबकि स्याही काली होती है और ये सुनहरा बिंब है, वो चाँद का बिंब है। तो घुल गई जो विशेषण है, ये चाँद के घुलने के से चाँदनी बन जाने की, चाँद का घुलकर चाँदनी बन जाना। ये देवदारू हाँ, घिरा पंथ झोंके हैं साथ, शंखमुखी शिखरों पर चाँद घुली रात। चाँद ये घुली रात। बिंब वहाँ से आया था। हाँ, तो मतलब ये जो यही वो चीज़ें हैं। अच्छा मैं कार्यक्रम का अंत करने से पहले हाँ, आप सभी दर्शकों को जगूड़ी जी की जो भूमिका है, उसका एक छोटा-सा अंश सुनाना चाहता हूँ और उससे ही इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहता हूँ। उन्होंने देखिए उसमें इसको बड़ा गंभीरता से सुनने वाला है ये। वो कहते हैं, शंखमुखी शिखरों पर से मैं उतर कर आया हूँ, हिंदी के वैश्विक मैदानों में। मैंने हिंदी को समुद्रों को पार करके कविता की और अभिव्यक्ति की आवाज बनते देखा है। आज की हिंदी कविता के मुकाबले दुनिया की भाषाओं में जो श्रेष्ठ मन मोहने वाली पंक्तियां आई हैं, उनमें हिंदी कविता की पंक्ति अपना सूर्य चांद अलग से चमकाती दिखती है। तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद की कविता पंक्तियों का जिस दिन दुनिया की भाषाओं में अनुवाद हो जाएगा, हर कोई हिंदी पर फिदा हो जाएगा। भाषाएं सब लिपि पर आधारित हैं। जब लिपियों की वैज्ञानिक श्रेष्ठता की प्रतियोगिता होगी, तो हिंदी लिखने बोलने की सुगमता और उच्चारण को भी लिखने में शामिल कर पाने की क्षमता के लिए हिंदी को हुँ, सब गले से लगाने की कोशिश करेंगे। शंखमुखी शिखरों पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी। जगूड़ी जी की मातृभाषा हिंदी नहीं है। हुँ। ये ये एक हमारे को ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, शंखमुखी मतलब शिखरों पर एक अहिंदी भाषी क्षेत्र से आने वाले पहाड़ी लड़के की तत्कालीन लड़के की कविताएँ हुँ, तत्कालीन कविताएँ आपके समक्ष हैं। थोड़ा अपना बचपन और अपनी बोली की आहटों को तो पहचानिए, मैं कृतार्थ हो जाऊँगा। लीलाधर जगुड़ी। इन्हीं शब्दों के साथ ये कार्यक्रम समाप्त करने बस की अनुमति चाहता इसके हूँ। साथ-साथ आप ये भी जोड़ दीजिए कि पहले ये किताब लीलाधर शर्मा के नाम से निकली थी और आपने इसको लीलाधर जमुड़ी के नाम से निकाला है। तो इसलिए भी मैं आपका बहुत आभारी हूँ, कृतार्थ हूँ कि हाँ, क्योंकि श शर्मा शब्द मैंने इसलिए हटाया था कि वो जाति की सूचना देता है, लेकिन भाई लोगों ने मेरी भी यहाँ भी जाति ढूँढ ली है। मैंने सोचा था कि गाँव का नाम था, गाँव जोगत वहाँ के लोग जगूड़ी होते हैं। तो ग्रामवाची शब्द है, इसको भी लोगों ने जातिवाची बना लिया है। तो मैंने जगूड़ी इसलिए रखा था। बहुत से लोग तो जुगाड़ी कहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई जुगाड़ सबसे बड़ी टेक्नोलॉज़ी है। जुगाड़ सबसे बड़ी टेक्नोलॉज़ी है। तो मुझे बुरा नहीं लगता कि ठीक है, आपने जुगाड़ी कहा, जगूड़ी आप जानते नहीं कि जुगाड़ कितनी बड़ी पुरानी टेक्नोलॉज़ी है। पूरी दुनिया में आज जो सारे साइंस को लेकर के प्रयोग हो रहे हैं, उसमें जो जुगाड़ आए हैं, उन जुगाड़ों का आधुनिकीकरण हो रहा है।
तो जगुड़ी की कविता भी अगर आधुनिक हो गई है थोड़ी बहुत, तो मुझे खुशी की बात है कि आपने उसको स्थान दिया और पाठकों तक पहुँचाया। और इस किताब को इसलिए भी पढ़ा जाना चाहिए, इसलिए भी देखा जाना चाहिए कि एक मेरी यात्रा का पहला कदम है और मेरे 15 संग्रह आ गए हैं और अब 16वाँ संग्रह भी आ रहा है। तो 16वाँ संग्रह को कहा जाता है कि षोडशी हो जाती है कविता, तो अब मेरी कविता भी षोडशी हो जाएगी। लेकिन ये भी है कि मेरी कविता अस्योत्तरी भी हो जाएगी, क्योंकि मैं 80 वर्ष का पूरा हो चुका हूँ, तो अब इसके बाद की जो कविताएँ हैं, सब अस्योत्तरी कविताएँ होंगी। अस्योत्तरी लिखते समय 2 स लगानी पड़ेंगी 80 में, नहीं तो वो कालिदास का वाक्य याद आ जाएगा, अस्योत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। तो अस्योत्तरी अस्योत्तरी 2 सा लगाने से 80 80 में 2 सा लगते हैं। अस्योत्तरी कविताएँ आएँगी और अगर पाठकों का प्रेम मिला, ये भी बहुत आवश्यक है कि पाठक पाठक पैदा हो। अगर पाठक नहीं हैं, तो सारा लेखन बेकार है। और जो पाठक हैं, वो केवल वर्णमाला जानने वाले पाठक ही ना हों, वो सोचने-विचारने वाले पाठक भी हों। वो केवल पढ़ना-लिखना ही ना जानते हों, वो सोचना-समझना भी जानते हों। तो कवियों के बारे में कहा गया है कि कवि तो ऐसे होते हैं कि बहुत सारे लोग तो केवल कविता ही लिखते हैं और बहुत सारे लोग कविता नहीं लिखते, वो बहुत अच्छे कवि भी होते हैं क्योंकि वे कविता को समझते हैं। तो पाठक वो कवि है जो कविता को समझता है। समझने वाले पाठक चाहिए। तो पाठकों का आमंत्रण तो अभिषेक जी ने किया ही है। मैं भी पाठकों का आमंत्रण इसलिए करना चाहता हूँ कि हम आभारी हैं पाठकों के, जिनकी वजह से कुछ लिखना हो पाता है। तो पाठकों को आना चाहिए और पाठकों को सिर्फ अपनी हठवादिता, अपना संस्कार लेके ही नहीं आना चाहिए, बल्कि अपनी हठवादिता, अपने संस्कार को बदलने के लिए भी आना चाहिए। जब साहित्य के पास आप आते हैं, तो एक नया संस्कार आप में पैदा होता है और एक नई एक पुरानी हठवादिता आपकी चली जाती है। आप संस्कारित होते हैं, संस्कारित होने का मतलब ये नहीं है कि अब आप और अधिक रूढ़िवादी हो गए हैं। संस्कारित होने का मतलब है कि अब आप में मज़ाव आ गया है। संस्कार का मतलब होता है माँजना। जब जितने आप माँजेंगे उतने आप में चमक आएगी और उतने ही आप घिसेंगे भी। तो जो घिसता है वही मंज़ता है और जो मंज़ता है वही चमकता है। इसलिए पाठक एक चमका हुआ पाठक चाहिए मुझे, एक चमका हुआ पाठक चाहिए और चमके हुए पाठक आ रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि नई पीढ़ी में तो अद्भुत लड़के-लड़कियाँ आ रहे हैं और वो साहित्य को प्यार करते हैं। उनके साहित्य के प्रति बलिदान देने की आकांक्षा उनमें पैदा हो। मैं देखता हूँ लोगों को कि वो फ़ेसबुक पे जितना उड़ेलते हैं अपना ज्ञान, उतना वो पढ़ते नहीं हैं और उसको विचारते नहीं हैं। वो उड़ेल देते हैं। पहले ये होता था कि एक रचना का छपना बड़ा मुश्किल होता था। अगर छप जाती थी तो पहले संपादक की कृपा हो, फिर प्रूफ रीडर की कृपा हो कि वो उसको ठीक से छापे। तो अब तो प्रूफ रीडर भी खत्म हो गए और संपादक भी खत्म हो गए। अब तो आपका मोबाइल है, आपने तुरंत अपनी कविता सोची, डाली, ना कोई कहीं रोक-टोक है, ना कोई कोई संपादक है, ना कोई नकारने वाला है, ना कोई स्वीकारने वाला है। आप ही बनाने वाले हैं, आप ही परोसने वाले हैं और आप ही पढ़वाने वाले हैं। तो वो ठीक है कि बहुत सारी अच्छी रचनाएँ भी आ रही हैं, पर अच्छी रचनाओं की कब कमी रही है? प्रतीक्षा तो कभी खत्म नहीं होगी अच्छी रचनाओं को आना है और उनकी प्रतीक्षा रहेगी हमें। जी, नमस्ते। नमस्ते भाई, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और जिन्होंने जो सुनेंगे या जो सुन रहे हैं, उनको भी धन्यवाद।